आज हम इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर 15/6/23 का शिफ्ट 2 का सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करते हैं। ये मैथमेटिक है, इन सब को हम 3-4 वीडियो में इकट्ठे सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 506 से देखते हैं कि एक कला शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए प्रसिद्ध कलाकारों की अन्योन्य क्रियात्मक गैलरी या वॉल बनाना चाहती है, तो कौन सा साधक सर्वाधिक उपयोगी होगा? ऑप्शन है स्क्रीन, कॉस्मेटिक, पैडलेट, एडजल, मेंटीमीटर। इसका सही आंसर यही है पैडलेट। एडजल, मेंटीमीटर, स्क्रीन, कॉस्मेटिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट है, यदि आपके मित्र मोबाइल नंबर बदल जाता है और आप अक्सर उसके पुराने नंबर पर फ़ोन करते हैं, तो यह किसका उदाहरण होगा? अधिगम का सकारात्मक, अधिगम का नकारात्मक, अधिगम का शून्य, अधिगम का द्विपक्षीय। सकारात्मक तो नहीं होगा क्योंकि नंबर बदल चुका है। नकारात्मक होगा क्योंकि आप जब फ़ोन करेंगे तो आप उससे नहीं बात कर पाएंगे, किसी दूसरे से बात करेंगे और उसका रिस्पॉन्स कैसे रहेगा आपके प्रति, ये तो ज़्यादातर नकारात्मक ही रहेगा। अधिगम का शून्य अंतर ना, मतलब शून्य तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, द्विपक्षीय अंतर, तो इसमें अधिगम का नकारात्मक अंतर ज़्यादा शेड्यूल है। निगेटिव ट्रांसफर लर्निंग यही मिलेगा, 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्निहित स्मृति के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? मतलब इंटरनल मेमोरी कौन से कहलाएगी? आर्थिक स्मृति इसमें लिखा है, कार्यविधिक स्मृति लिखा है, प्राइमिंग लिखा है और संयोगिक स्मृति लिखा है, शास्त्रीय अनुकूलन। इसका हिंदी भी देख लेते हैं क्योंकि इंग्लिश भी हिंदी कुछ ज़्यादा कंजेस्टेड है। सेमेंटिक मेमोरी, प्रोसीजरल, प्राइमिंग, एपिसोडिक मेमोरी, क्लासिकल कंडीशनिंग। ये क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट हो जाएगा, प्रोसीजरल हो जाएगा और प्राइम हो जाएगा। BCE ये सेमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी, या कह लें आर्थिक स्मृति और संयोगी। A और D यहाँ पर रंग होगा। बाकी ये अंतर्निहित स्मृति के तीनों उदाहरण हैं, कार्यविधिक, प्राइमिंग, शास्त्रीय अनुकूलन प्रभाव। B, C और E राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा में अभिप्रेरणात्मक वातावरण में अभिवृद्धि के उपाय कौन से हैं? तो विद्यार्थी की एवरेज बनाए रखने के लिए निर्देशात्मक रणनीतियों के विभिन्न प्रकारों का प्रयोग करना, विद्यार्थियों के एक दूसरे के साथ अपने अनुभव अधिगम एवं साझा करने के अवसर प्रदान करना, कक्षा में व्यंग्य या कटाक्ष और चेष्टा प्रदर्शित करने की अनुमति देना, विश्वास एवं सहयोग पर आधारित कक्षा के वातावरण को प्रोत्साहन देना। तो हमारा यहाँ पर केवल यही सी वाला निगेटिव पक्ष को ले रहा है, इसको हम छोड़ करके सभी राइट मारेंगे। A, B और D राइट होगा क्योंकि अभिप्रेरणात्मक वातावरण में वृद्धि के उपाय हमारे यही हैं, A, B और D। तो C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहायक सामग्री की प्रभाविता को प्रभावित करने वाले पूरक कारक कौन कौन से हैं? तो अस्पष्टता और व्यापकता, सामग्री की मात्रा, अधिगमकर्ता की आयु एवं स्तर के लिए उपयुक्तता, अधिगम उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता। तो कह रहा है सहायक सामग्री की प्रभाविता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें हमारा अस्पष्टता और व्यापकता आ जाएगा, फिर अधिगमकर्ता की आयु एवं स्तर के लिए उपयुक्तता होगा और लास्ट में अधिगम उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता होगा। यहाँ पर हमारा सामग्री की मात्रा नहीं होगा, क्वांटिटी ऑफ सामग्री नहीं, ACED राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सर्वेक्षण शोध में मुख्य प्रश्नों का लाभ नहीं है? वे उन अन्वेषणकारी क्षेत्रों हेतु उपयोगी हैं जिसमें शोधकर्ता के पास सीमित ज्ञान होता है। उत्तरदाता अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। व्युत्पत्ति किए जाने असामान्य उत्तरों की स्वीकृति देते हैं। वे साक्षात्कारकर्ता और अथवा प्रत्याशियों के लिए पूर्ण संपन्न कराने हेतु आसान होते हैं। तो ये D राइट होगा। सर्वेक्षण शोध में मुख्य प्रश्नों का लाभ ये नहीं है, साक्षात्कारताओं और अथवा प्रत्याशियों के पूर्ण संपन्न कराने हेतु आसान होते हैं, कोई जरूरी नहीं आसान होते हैं। बाकी तीनों शोध सर्वेक्षण में मुख्य प्रश्नों का लाभ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी शोध पत्र का संदर्भ खंड APA शैली में लिखा गया है, जो कि हम थीसिस लिखते हुए यूज करते हैं। APA शैली, शिकागो शैली इत्यादि। सूचना को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले क्या होगा? पृष्ठ संख्या होगा, प्रकाशन वर्ष होगा, लेखक का नाम होगा या पत्र का शीर्षक होगा। सबसे पहले हम लेखक का नाम लिखते हैं जो शोध किया होता है, उसके बाद हम
उस वर्ष को लिखते हैं जब शोध किया गया है। फिर हम लिखते हैं शीर्षक, लास्ट में लिखते हैं पेजों की संख्या को। यही एपीए स्टाइल भी है। तो शिकागो स्टाइल होता है, कुछ दूसरी मॉडल होता है, तो हमारा यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन से सही है कौन से गलत हैं। विषय वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया में कूट बनाना एक महत्वपूर्ण चरण है। कूट बनाने संबंधी अनुसूची में वे सभी आयाम सम्मिलित होते हैं जो कूटन प्रक्रिया और कूटकर्ता हेतु दिशा निर्देश संबंधों संकेतों में प्रयुक्त होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, संकेतों में प्रयोग होंगे। विषय वस्तु विश्लेषण प्रक्रिया में कूट बनाना एक महत्वपूर्ण चरण है। और दूसरा हमारा राइट नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि अनुसूची में सभी आयाम शामिल होते हैं जो कूटन प्रक्रिया कूटकर्ता दिशा निर्देश संबंधित संकेतों में प्रयुक्त होते हैं। संकेतों में नहीं, वो वर्डों में प्रयुक्त होंगे। तो तीसरा हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शोधकर्ता ऐसे विकल्पों का प्रयोग करता है जिसमें बहुविध समूहों की आवश्यकता पड़ती है तो इस हेतु सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला परीक्षण कौन सा है? तो जब शोधकर्ता ऐसे मामला प्रयोग करता है जिसमें बहुविध समूहों की आवश्यकता पड़ती है, एक से अधिक समूह होते हैं, सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला परीक्षण, तो इसमें कहा जाएगा एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट और माध्यम के अंतर्गत टी परीक्षण नहीं होगा। चौथा राइट होगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रवृत्ति में आपको पहचान कीजिए। तो मीन मीडियन मोड जानते ही हो, यही होती हैं हमारी। बहुलक हो गया, माध्य हो गया, माध्यिका हो गई, ए बी ओ डी, यही केंद्रीय प्रवृत्ति में आपको दर्शाती हैं। तो ए बी डी हमारा राइट होगा। बाकी परास और द्वितीय दशमक नहीं होगा, सी और ई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विद्वान जिन्होंने अरस्तु की भाषा संचार में प्रयुक्त गोल्डन मीन की नैतिक अवधारणा का समर्थन किया वे थे कॉन्फ्यूशियस। को नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यू है एकदम। मीडिया साक्षरता को किस इस रूप में समझा जाता है? मीडिया साक्षरता एक सतत प्रक्रिया होती है, न कि कारपोरेट अभियान, सीमित अध्ययन, अस्थायी फैशन। ठीक, सतत प्रक्रिया के रूप में इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट है, फिल्मों में निःशब्दता की पहचान किससे होती है? निःशब्दता की पहचान हम श्रवण संबंधी, जिसमें शब्द न हो उसको सुन के प्रतिमानित कर सकते हैं, श्रवण संबंधी प्रतिमान होगा, न कि विन्यासी होगा, न कि अवस्थित, न प्रतिरोध। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता सूक्ष्म निक्षेपण की है? तो सूक्ष्म निक्षेपण यहाँ पर हमारा होगा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमित पहुँच और विशिष्ट चैनलों के लिए उपयुक्त, और लास्ट में लक्षित दर्शकों के लिए शोर रहित कार्यक्रम, मतलब जिसमें शोर न हो। ये हमारी सूक्ष्म निक्षेपण की विशेषता है। और ये पहुंच का विस्तृत क्षेत्र, दुर्बल अभिग्रहण, ए और बी नहीं होगा, सी और डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, संचार में अर्थ निर्माण विकल्प निर्माण की प्रक्रिया होती है। संचार के लिए भाषा का प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक प्रथा है। सही है कि संचार में अर्थ निर्माण विकल्प निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो सही है। और फिर संचार के लिए भाषा का प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक प्रथा है, ये एकदम गलत है। कोई प्रतिबंधात्मक प्रथा वर्ता नहीं है। तो एक इज राइट, टू इज रॉन्ग, तो हमारा तीसरा सही होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, वो उसका न्यूमेरिकल है, तो इसको बाद में हम देखेंगे। अभी केवल हम थ्योरी वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन बाद में करा दिए जाएंगे। ये जैसे फिलअप करना है जहाँ खाली स्थान है, तो 5.5 से फिर 11 है, इसमें जोड़ा गया है 5.5, फिर 18.5 आया है, फिर 30 आया है, फिर 49.5, ऐसे जोड़ करके हमारा 152.5 मिलेगा नेक्स्ट नंबर। इजी बहुत है, सॉल्व करेंगे कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है रेड इज क्लोज 360, ब्लैक इज क्लोज 792, तो ब्लैक इज कोडेड इन द लैंग्वेज। रेड इज क्लोज, ये मल्टीप्लाई किया गया है एक दूसरे अंकों का, तो इसे ब्लैक भी मल्टीप्लाई किया गया हुआ, तो हम ब्लू को लेकर के इसके सारे न्यूमेरिक अंकों को लिखेंगे। जैसे बी का 2 होता है, ए जो टिप निकाल रहे हैं तो जे के एल 15 जो 17 होगा एल का, ऐसे ही ई 5 होगा, टिक बाद यू आता है तो 20 से 21 होगा यू, सबका गुणा करेंगे तो यही आएगा 25-20। ठीक, 25-20 हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं, सही है, तो कौन से कथन सीधे तौर पर गलत माना जा सकता है? सम कह रहा है ए ई आई ओ जो बनता है उसमें से सीधे तौर पर अगर ये सही माना जाए तो फाल्स कौन होगा? तो ये हमारा सम आता है ए आई में, और इसका प्रतिरोध होता है आई वाला,
आई मतलब है कि नो, कोई भी प्रोफेसर अध्यात्मवादी नहीं है, तो नो इज राइट, यही तुम्हारा चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं कि समतुल्य है, इसके समतुल्य कौन सा होगा? कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं, तो आई में जा रहा है, तो कुछ गैर अध्यात्मवादी का प्रोफेसर नहीं है, मतलब यही है कि कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं। नेगेटिव जो दो बार आ जाते हैं सेम सिनोनिम्स इसका बन जाएगा, राइट। तो एक के जैसे दोनों आ जा रहे हैं। और एक ये हो गया, एक और होगा, कोई भी अध्यात्मवादी प्रोफेसर नहीं है, कोई अध्यात्मवादी, तो यहाँ पर प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं, अध्यात्मवादी प्रोफेसर नहीं, मतलब बी और सी मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट पे चलते हैं कि इस प्रकार संबंधित दो गलत नहीं हो सकते, यदि दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत नहीं हो सकते हैं। ऊपर वाले कंट्रेरियम देखें तो हम कहेंगे गलत हो नहीं सकते, लेकिन सब कंट्रेरियम में दोनों सही हो सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं, ये हो गया। और जो देखें कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी नहीं हैं, तो ये दोनों गलत नहीं है, एक सही एक गलत है, तो दोनों गलत नहीं है, लेकिन दोनों सही हो सकते हैं। ए डी यहाँ पर ज़्यादा सटीकुल बैठ रहा है, बाकी हम और देखेंगे। तो जैसे सभी प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं, बी सी देखें, कोई प्रोफेसर अध्यात्मवादी नहीं है, तो ये भी सही नहीं बैठ रहा है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, AEI करके आता है, उसको हम कंटेंट में पढ़ाएंगे ला करके, चाहे पेपर साल चलने बताएं। जब आप मांस खाते हैं तो निर्विवाद के पक्ष में कैसे दे सकते हैं? कौन सा तर्क दोष है, कौन सी फैलती इसमें बता रहा है? तो कह रहा है कि जब आप मांस खाते नहीं तो आप निर्विवाद पक्ष में कैसे तो जाहिर सी बात कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर कह रहा है। रेड हेरिंग नहीं होगा, न सम्यग्र अपील टू इमोशन होगा, व्यक्ति विशेष के लिए आचार्य सामान्यकरण भी नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के कह रहा है। एड होमिनम यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय क्लास की भारतीय तर्क मत के अनुसार कौन से तर्क दोष है? अग्नि शाश्वत है, यहाँ उत्पन्न की जाती है, क्योंकि यह उत्पन्न की जाती है, ये लगभग पूछा जाता है, तो इसमें दोष कौन सा? शाश्वत है क्योंकि इसको उत्पन्न है, तो ये विरुद्ध ही होगा, ठीक है। इसको याद ही कर लो, ये लगातार तीनों पेपर में आया है, 13 से लेके 15 ले, 13, 14, 15, लगभग शिफ्ट में, हर शिफ्ट में आ रहा है, तो आगे भी आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्णी शब्दों में विस्तृत रूप में कौन सा गलत दिया गया है? तो हमारा DRA में डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है, BLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यही वाला गलत है। CMOS कंसिस्टेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये गलत लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि MS वर्ड सॉफ्टवेयर के नीचे दिए गए दो कथन है, कौन से गलत सही है बताना है। वह साधन जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट के अलंकृत शब्द की प्रविष्ट कराने के लिए किया जाता है, क्लिप कार्ट कहलाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्लिप कार्ट नहीं होता है। किसी डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेस्ट गद्यांश के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X के बाद Ctrl+V का प्रयोजन कट और पेस्ट है, राइट आंसर है। तो हमारा चौथा सही होगा, पहला गलत लिखा गया है, दूसरा सही है। नेक्स्ट ये 49, 31 और इतना, इसको सबको हम हल करने पर बाइनरी नंबर है, तो जो प्राप्त होगा उसे सही माना जाएगा। तो ऐसे लगभग सही ही आते हैं, तो हमारा दोनों सही है, हम ये सब सॉल्व करेंगे। पेंडल मंगा रहे हैं, उसी से इसको सॉल्व करेंगे, तो अभी वेट करें कुछ दिन। इसको AMX एक्सेल है, इसके फार्मूले आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, फार्मूले हैं जो एक्सेल पर पढ़ा होगा उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। जैसे A3 A4 A5 6, ये तो सही है। फिर है सम A3 A6, ऐसे लिखा ही जाता है, इसका ही फार्मूला है, ये भी सही है। फिर है सम A3 A6, वो जो ऊपर लिखा गया है वो वैसे ही लिखा जाता है, A3 बीच में रेशियो का मार्क लगाकर फिर A6, ये सम है। फिर D है सम A3 A4, जब 2 से अधिक होंगे तब हम गामा लगाते हैं, राइट। ABD हमारा करेक्ट है। एक बार MS एक्सेल चाहे मोबाइल से चाहे जा करके बुक से ही पढ़ लेंगे, या मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके कुछ उसमें बना लेंगे तो हम जान जाएंगे क्या कैसे होता है, बहुत ईजी।
नेक्स्ट देखते हैं साइबर हमलों के संदर्भ में ए कथनों ए सी कौन सा कथन सही है। साइबर हमले, साइबर किसी वेबसाइट के एल्बम को रोकता है। स्पाईवेयर, वायरस किसी कंप्यूटर पर स्वाकृतिक विदेशपूर्ण बिल्कुल कंप्यूटर अपने आप ही कार्य करने लगता है, जिससे हमारा डेटा का लॉस होता है। व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करने के लिए किसी कीबोर्ड प्रविष्टि के लिए सभी डेटा का ग्रहण सेवा के निकाल ये नहीं। वायरस किसी कंप्यूटर स्वाकृतिक विद्वेषपूर्ण कोड है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक उपागम है जो अपशिष्टों के उत्पादन, सामग्री का अपनाचक्रण और अपशिष्ट अवशेषों का अंतिम रूप से निपटान के निर्णय के लिए सहायता करता है। स्रोत अपचयन समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का भाग नहीं है। तो नहीं है तो मतलब नेगेटिव वर्ड है, रॉन्ग ही हो जाएगा। पहला सही है, तो हमारा कथन एक सत्य है, कथन 2 असत्य है, तीसरा राइट होगा। नेक्स्ट है कि हरित गृह गैस ग्रीन हाउस गैसें सौर वर्णक्रम या सोलर स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में अधिकांशतः विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। तो ज़्यादातर ये औरत किरणों को या इंफ्रारेड कह लो उनको अवशोषित करती हैं, न कि एक्सरे या अल्ट्रावायलेट या विजुअल को। ठीक, तो तीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन कौन से प्रदूषक अम्लीय वर्षा के कारक हैं। सबसे पहले हमारा सल्फर डाइऑक्साइड ही आ जाता है, इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड आता है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है NO2। तो ये नाइट्रिक, नाइट्रोजन, सल्फर, CO2, मीथेन ये अम्लीय प्रदूषक का कारक नहीं है। तो ABD हमारा राइट होगा। ठीक, वो सारे ग्रीन हाउस गैस हैं। एक जल निकाय में विलीत ऑक्सीजन के स्तर में कमी, इसमें कौन कौन सा है। एक जलीय जीवन के लिए गंभीर कह रहा है। एक निकाय में विलीत ऑक्सीजन में जब कमी आती है तो जाहिर सी बात है जलीय जीवन में गंभीर करता है, क्योंकि हमें पानी में ऑक्सीजन मिलती है, पानी में ऑक्सीजन रहेगी नहीं, मछली जी नहीं पाएगी। दूसरा है मुख्य ऑक्सीजन की मांग वाले सिस्टम के कारण होती है। सही है ये भी। फिर कह रहा है कि जैव नियंत्रणीय जैविक पदार्थों के अवशिष्ट को संशोधित करता है। और लास्ट है अवांछित स्वाद रंग का कारक है, ये भी सही है। ये या इसे मानव के लिए आप ये बनाता है, ये रंग है। बाकी हमारा चारों राइट है। ठीक, ABCD राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रसायन के दीर्घकालिक रूप के में संपर्क में आने से तीव्र स्वास्थ्य प्रभाव पड़ते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत छोटी अवधि के लिए संपर्क में आता है तो दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कह रहा है एक रसायन दीर्घकालिक रूप से संपर्क में आने से तीव्र स्वास्थ्य प्रभाव पड़ते हैं। जरूरी नहीं है, जब कोई व्यक्ति बहुत छोटी अवधि के लिए संपर्क में आता है दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं। दोनों आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा आयोग ने कुछ विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया है। तो ये जाहिर बात है पारी आयोग का है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, किसी न किसी रूप में इनको पूछ ही लेता है आयोग। UGC भारत में उच्चतर शिक्षा पर हंटर आयोग की सिफारिशें क्या थी। तो ये सरकार को उच्चतर शिक्षा का प्रबंधन स्वयं भारतीय पर छोड़ देना चाहिए। B है सरकारी कॉलेजों को केवल वहाँ स्थापित किए जाएं जहाँ मांग हो। और फिर हमारा यहाँ पर C है कि सरकार को गैर सरकारी कॉलेजों को उत्तरदायित्वपूर्ण अनुदान प्रदान करना चाहिए। ABC हमारा राइट होगा। बाकी लास्ट के दो छात्रों को बिना विकल्प के विषयों का अध्ययन करना चाहिए, ये भी गलत है। कॉलेजों में नैतिक शिक्षा को जा सकता है, दोनों निगेटिव वर्ड भी हैं। वैसे हम सामान्यकरण के द्वारा देखें तभी हम सही पाएंगे। ABC राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नई शिक्षा नीति 2016 की विकास संबंधी समिति के लिए, ये 16 नहीं होगा 20 होगा, मिस प्रिंटिंग है शायद ऊपर लिखा होगा, यहाँ पर भी ये लिखा है। 16 की विकास संबंधी नीति ने किस प्रकार को सुझाव दिया था। अच्छा सही लिखा गया। कोई नई शिक्षा नीति 16 में आने वाली थी, समिति के लिए कौन सा सुझाव आया था किसके द्वारा। तो उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए, वैसे 20 ही आना चाहिए हमें लगता है, क्योंकि कह रहे हैं नई शिक्षा नीति विकास संबंधी नीति ने समिति ने विकास के लिए प्रसिद्ध गठित करने का सुझाव दिया था। तो उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए तो 20 ही होगा, नहीं 16 मिस प्रिंट है। किस विचारक का मत था कि प्रकाश और ऊष्मा एक ही आवश्यक पदार्थ है के केवल भिन्न स्वरूप है और किसी वस्तु के गिरने के कारण गुरुत्वाकर्षण होता है। तो कणाद इनका स्टेटमेंट है, ठीक है, कि कहते हैं कि प्रकाश और ऊष्मा एक ही आवश्यक पदार्थ है केवल भिन्न स्वरूप है, वस्तु किसी वस्तु के गिरने के कारण गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक, कणाद के द्वारा दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना संसद के अधिनियम 1965 द्वारा की गई थी, बिल्कुल गलत है, 1885 में हुई थी।
वो 1985 में। इग्नू ने ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी के माध्यम से एकीकृत बहुमाध्यमी अन्वेषण के सहयोग लेने की रणनीति अपनाई है। बिल्कुल सही है। कथन एक गलत है 100 रूप से और दूसरा सत्य है। अब पढ़ते हैं पैसेज और हल करते हैं। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कह रहा है वर्ष 1947 से पहले भारत में किस व्यवस्था का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन में बहुकाल, द्विकाल, एक काल, द्विकाल बचत समय। फिर यहाँ पर भी है ऑप्शन ए, बी, बी, सी, डी, बी, सी, डी। देखो, भारत को जितना आबादी कर रहा है उससे अधिक बेहतर द्यूलोक दिन का प्रकाश के प्रबंधन की आवश्यकता है। अधिक ऊर्जा दक्ष बनाने की शुरुआत के लिए इसे अधिकतम करने के लिए एक उत्तम अवसर है। कॉर्नेल एक अध्ययन के अनुसार स्वास्थ्य प्रभाव के अतिरिक्त दिवालोक समुचित प्रयोग न करने पर इसकी लागत $4.1 बिलियन या जीडीपी के 0.2% हो आती है। भारत की आधिकारिक काल मासिक वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 1947 के पूर्व की दो काल क्षेत्र टाइम जोन की व्यवस्था पर लौटते हुए विशेषज्ञों ने भारत बहुकाल क्षेत्र मल्टीपल टाइम जोन का सुझाव दिया है। तो हमारा क्वेश्चन है वर्ष 1947 में पूर्व भारत में किस व्यवस्था का प्रयोग किया जाता था, द्विकाल का या बहुकाल का। तो ये जाहिर सी बात है, कॉर्नेल अध्ययन किए थे तो इसमें लिखे द्विकाल का समुचित प्रयोग करने पर 4 कार्बोनाल वैज्ञानिक अनुसंधान से ऐसा है। ये है 1947 के पूर्व दो काल क्षेत्र टाइम जोन पर लौटते हुए तो मैंने सुझाव दिया था। तो ये दो क्षेत्र सही है, ठीक, सीधे सीधे लिखा है। तो बी इज राइट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये बहुकाल क्षेत्र या द्विकाल क्षेत्र का होना व्यवहारिक विकल्प नहीं है, क्योंकि इसे नहीं किया जा सकता। इसमें शामिल लागत बहुत अधिक है। इसमें कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। समन्वय के संभार तंत्र प्रयोग की आवश्यकता होगी। हम क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ लेते हैं तो हमें ढूंढने में भी आसानी होती है। जैसे यहाँ तक हो गया था, किंतु भारी निवेश जरूरतों के ध्यान रखते हुए इस सारे समन्वय संभार तंत्र प्रयोग इन विचार को अनावश्यक बनाता है। द्विलोक बचत अधिक व्यवहारिक विकल्प है, राइट। द्विलोक बचत समय ग्रीष्मकाल दिन से अधिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए घड़ियों के 1 घंटा को आगे बढ़ाने देने की व्यवस्था है, या मार्च से अक्टूबर महीने के बीच ग्रीष्म माह में द्विलोक के अतिरिक्त समय का अनुमति करेगा और शीतकाल में सुबह प्रयोग का परिहार करेगा, क्योंकि सूर्योदय विलंब से होता है। यह पद्धति देश के पूर्वी और उत्तरी भाग में विशेष रूप से उपयोगी हुई। द्विलोक के प्रयोग को आगे अधिकतम करने के लिए कार्यस्थलों पर एक समान कार्यारंभ समय बदलाव लाभकारी होता है। देश के पूर्वी भागों की अपेक्षा पश्चिमी भागों में सूर्यास्त लगभग 90 मिनट देर से होता है। उत्तर एवं पूर्व राज्यों में अन्यत्र स्थानों की तुलना में प्रतिष्ठान 1 घंटा पूर्व कार्य आरंभ कर सकते हैं, या लोगों को पर्यावरणीय संकेत के साथ अपने काम घंटों को सामाजिक चाहने की गुंजाइश प्रदान करेगा, जिसका अनुसरण अन्य दूसरे लोग करेंगे। द्विलोक के अधिकतम उपयोग के लिए समय को बढ़ाने ऊर्जा बढ़ाने की संभावना निहित है, जो सार्थक रूप से ऊर्जा प्रयोग में परिवर्तन, भारत के कार्बनिक पश्चिम में कटौती और सूर्य के प्रकाश के नैसर्गिक संसाधन को तुरंत सहाय हुई। जब सूरज चमक रहा होता है तो अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। कह रहा है बहुकाल द्विकाल क्षेत्र, बहुकाल या द्विकाल क्षेत्र होना व्यवहारिक विकल्प नहीं है, क्योंकि बहुकाल होना क्योंकि इसे नहीं किया जा सकता है तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें शामिल लागत बहुत अधिक होगी। बहुकाल है तो जाहिर बात है समय ज़्यादा लगेगा और समन्वय के समाज प्रयोग की आवश्यकता होगी, ये भी सही है। इसे कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। ये निगेटिव हटा दो इसे और फिर बीडी मार दे, राइट। बाकी पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ लिए हैं पूरा पैराग्राफ, अब आसानी होगी। ये निम्नलिखित में से किसके लिए भारत को जितना वह अभी कर रहा है उसकी अपेक्षा द्विलोक में अधिक प्रबंधन की आवश्यकता है। इसको आयोग द्वारा ड्राफ्ट किया गया है। इसमें लिखा जीडीपी सुधार, जीडीपी कोई बातें नहीं, अधिक ऊर्जा दक्ष के लिए होना, ये भी कोई विशेष नहीं इसमें दिया है। उत्पादन में वृद्धि, इसके लिए कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए, एक तो है सूर्य के प्रकाश प्राकृतिक संसाधन का अधिकतम उपयोग के लिए। ACD है, ABC है, ठीक है। तो DCD है, AB, तो इसमें ड्राफ्ट कर दिया गया है। इसमें बाकी देखें तो A वाला सही है, D वाला, और ये E वाला भी सही है। यहाँ GDP की बात नहीं हुई, A हटा दो, A तम में है तो हमारा BCD जाएगा।
अधिक ऊर्जा दक्ष के लिए ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया, तो इसलिए इसको ड्रॉप किया गया है, शायद कोई ऑप्शन सही नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। ये बता रहा है कि द्विलोक बचत समय मार्च से अक्टूबर तक अतिरिक्त द्विलोक घंटे समय का प्रयोग को अनुमत करेगा और सभी कार्यस्थलों पर एक समान कार्य आरंभ समय द्विलोक का प्रयोग अधिकतम होगा। सभी कार्यस्थलों पर एक समान कार्य कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं तो पहले कहीं बाद निकल रहा है, तो ये पहला सही है। द्विलोक बचत समय मार्च से अक्टूबर तक अधिक द्विलोक घंटे समय का प्रयोग अनुमत करेगा। यह अभी मार्च से अक्टूबर महीने में द्विलोक अधिक समय घंटे का अनुमत करेगा। ठीक, ये सही, तुम्हारा सही राइट कथन है, सही कथन गलत।